हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल ग्रुप्स और सोसाइटी। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स के बारे में जाना, लेकिन आज के बाद से हम लोग उसके को 2-3 क्लास में उसका डिटेलिंग करेंगे, सारे टर्म्स को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा पहला टर्म्स है वो है सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले हम लोग सोशल ग्रुप क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार पहले हमेशा की तरह टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद बुक को रीड करेंगे। लेट्स की यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, ठीक है। तो चाहे आज मॉडर्न सोसाइटी की बात करें या फिर प्रिमिटिव सोसाइटी जो एंशियंट सोसाइटी थी उसकी बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें या अमेरिका की बात करें, एशिया की बात करें या यूरोप की बात करें, जहाँ जिस भी समाज का हम लोग बात करेंगे, जब भी सोसाइटी शब्द का हम यूज करेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। पहली बात जो हमें याद रखना है, ह्यूमन बीइंग का स्टडी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के डेफिनेशन में, सोशियोलॉजी के डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में कौन रहता है? ह्यूमन बीइंग। सोसाइटी में हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, ह्यूमन बीइंग के इंट्रैक्शन को, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जितने भी लोग होंगे, चाहे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हो या फिर एंशियंट सोसाइटी में हो, ये लोग जो है एग्जिस्ट करते होंगे। ऐसा नहीं होगा ये पहले जैसे यूरोपियन सोसाइटी है तो इसमें कोई एक पर्सन रहता होगा। एक पर्सन की तो बात हम करेंगे ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे। जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम मास की बात करेंगे, एग्रीगेट्स की बात करेंगे। और दूसरा चीज़, ये जितने भी सोसाइटी में पर्सन रह रहे हैं, चाहे ये जितने भी पर्सन्स रह रहे हैं, इन सब के बीच में कोई एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। कॉमन इंटरेस्ट होगा। वो कॉमन इंटरेस्ट इनका रिलीजन हो सकता है, इनका लैंग्वेज हो सकता है, इनका कल्चर हो सकता है, इनका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, इनका एथनिसिटी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी लोग साथ में रह रहे हैं उनके बीच में कोई ना कोई एक फैक्टर तो होगा जो कॉमन होगा, जो उतने सारे लोगों को आपस में जोड़ करके एक जगह रखा हुआ है। नहीं तो सारे लोग अलग अलग रहते, सारे इंडिविजुअल्स अलग रहते, लेकिन कोई एक, चाहे उनका वैल्यू सिस्टम होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, कोई एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि उन सारे लोगों को आपस में जोड़ करके रखता है। अब ये हर सोसाइटी के लिए अलग हो सकता है। कोई एक ऐसा सोसाइटी हो सकता है जिनके लिए उनका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंग्वेज के बेस पे वो सोसाइटी बना होगा। एक सोसाइटी हो सकता है जहाँ पे उनका जो मोरालिटी है, मोरल बिलीफ जो है वो बहुत हाई होगा, तो वो मोरालिटी उस सोसाइटी को जोड़ के रखा हुआ है। कहीं पे उनका रिलीजन हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ भी हो, उनका कॉमन फैक्टर जो हो जिस कारण से वो आपस में कनेक्टेड हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक फैक्टर ज़रूर होगा जो कि उन सारे लोगों को कनेक्ट करके रखा हो। भले वो सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो कॉमन फैक्टर डिफर कर सकता है। तो ये दो फैक्टर्स जहाँ भी हमें देखने को मिलेगा, पहला ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस और दूसरा उनके बीच में कोई एक कॉमन फैक्टर, तब हम उसे सोशल ग्रुप के नाम से जानेंगे। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज दैट ह्यूमन इंटरेक्ट्स, कम्युनिकेट एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिविटीज़। यानी जो भी पर्सन सोसाइटी में रहेगा, जो ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहेगा, तो सोसाइटी में रहने का अर्थ ही हो गया जो उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन है। सोशोलॉजी किसको पढ़ता है? इंट्रैक्शन। सोसाइटी में जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं उसी को तो सोसाइटी स्टडी करने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन बींग्स के बीच के इंट्रैक्शंस होंगे, उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट होंगे सोशल कलेक्टिविटीज़ के, यानी उनके बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा, सोशल कलेक्टिविटीज़ होगा, उनके बीच में टुगेदरनेस का एक फीलिंग होगा। द कंपैरेटिव एंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी ब्रिंग्स होम टू अपेरेंटली innocuous facts. The first that is every society, whether ancient or feudal or modern, Asian or European or African, human groups and collectivities exist. यानी सोशोलॉजी की हम जब भी बात करें तो उसमें हमें दो चीज़ को देखने को मिलेगा। पहला, जो कोई भी सोसाइटी की हम बात करें वहाँ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता होगा, तभी हम वहाँ के सोशोलॉजी का बात करेंगे। और द सेकंड दैट द टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़। डिफरेंट सोसाइटीज़ में उनका जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग हो सकते हैं, उनके कलेक्टिविटीज़ का रीज़न अलग हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ में। अब हम समझेंगे जो
अभी हम बात कर रहे थे ह्यूमन बीइंग के कलेक्टिवनेस की। तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 लोग हैं, A, B, C, D और E। ये एक जगह पे खड़े हुए हैं। तो क्या इन्हें हम एक सोसाइटी बोल सकते हैं या एक सोशल ग्रुप कह सकते हैं इनको? इसे हम सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ये पता नहीं है इसका इसके साथ इंटरेक्शन है या नहीं, इसके साथ इंटरेक्शन है कि नहीं पता है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं ये लोग कहीं खड़े हैं, लेकिन इसमें से कोई किसी को नहीं जान रहा है, किसी का किसी से इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या हम इसे सोशल ग्रुप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सोशल ग्रुप। इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें हम एग्रीगेट्स बोलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स तो हैं लेकिन उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो उनको हम एग्रीगेट्स बोल देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं जो ये सारे लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं और ये सारे जो हैं वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं या टिकट हॉल के बाहर खड़े हैं, टिकट काउंटर के बाहर खड़े हैं या फिर सिनेमा हॉल में के लिए जो है अंदर जाने के लिए खड़े हैं, तो इसमें पता चलेगा जो कोई किसी को जान रहा है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है लोगों के बीच में, यानी कलेक्टिविटी नहीं है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस नहीं है लोगों के बीच में, लेकिन उनका गोल कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग जो है उनके बीच में आ जाएगा, जो इतने सारे लोग हैं, भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जो गोल है वो मूवी देखना या स्टेशन पे या फिर जहाँ भी वो है, तो कुछ फैक्टर्स जो हैं उनके अंदर जो है हो सकता है वो एक ग्रुप वाला हो, एक फीलिंग हो सकता है उनके बीच में जो हमारा कॉमन गोल है। भले ही हमारे बीच में कोई इंट्रैक्शंस नहीं है, लेकिन हमारा गोल जो है वो कॉमन गोल है। इसीलिए कभी कभी जब हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो इन्हें हम क्वासी ग्रुप के नाम से भी बोल देते हैं, जो इन्हें हम क्वासी ग्रुप बोलते हैं। अभी तक हमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिला, क्वासी ग्रुप, एग्रीगेट एंड सोशल ग्रुप। Any gathering of people does not necessarily constitute a social group. Aggregate are simply collection of people who are in the same place at the same time but share no definite connection with one another. यहाँ पे एग्रीगेट्स का डेफिनेशन देखेंगे। एग्रीगेट्स है कलेक्शन ऑफ पीपल हैं जहाँ सेम प्लेस पे हैं, सेम टाइम पे हैं, लेकिन उनके बीच में कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें हम एग्रीगेट्स बोल देंगे। Passengers waiting at a railway station or airport or bus stop or a cinema audience are examples of aggregates. Such aggregates are often termed as quasi groups. Aggregates को ही quasi group के नाम से भी जाना जाता है। A quasi group is an aggregate or combination which lacks structure or organization and whose members may be unaware or less aware of the existence of groupings. क्वासी ग्रुप हम वैसे एग्रीगेट्स को बोलेंगे जहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम सोसाइटी में बात करते हैं तो सोसाइटी में हमें एक स्ट्रक्चर सोसाइटी का देखने को मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर एग्रीगेट्स है तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर कोई स्ट्रक्चर है भी तो वो जो भी लोग वहाँ हैं वो उससे अनअवेयर हैं, उसके बारे में पता नहीं है, या पता भी है तो बहुत कम, उतना ज़्यादा वो सोच नहीं रहे हैं, उसे हम क्वासी ग्रुप्स बोल देंगे। सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स, एज एंड जेंडर ग्रुप्स, क्राउड कैन बी सीन एज एग्जाम्पल ऑफ क्वासी ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल क्वासी ग्रुप्स का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो एज और जेंडर ग्रुप्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एल्डर एज लोग हैं उनका एक ग्रुप हो सकता है, वो अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो है सीनियर सिटीजन्स खड़े हैं, ठीक है, ये सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनके बीच में कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसी न कोई एक फैक्टर जरूर है जो कि इन सबको एक कर रहा है, उसको ग्रुपिंग सोशल ग्रुप्स के अंदर डाल रहा है। भले इनके बीच में कनेक्शंस नहीं हो, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को ना जानने के बावजूद भी एक चीज़ तो है जो इन सबको एक कर देता है, क्या? इनका एज, जिसमें ये सारे सीनियर सिटीजन्स के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे वीमेंस थी सोसाइटी में, ठीक है, वीमेंस हैं सोसाइटी में, अब इनके बीच में जो है टुगेदरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी पूरे वीमेन एज ए सोसाइटी ये नहीं देख पा रही हैं। सबको लगता है हाँ वो उस घर की है, वो उस घर की है, सब अलग अलग अपने आप में इंडिविजुअल्स मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही वीमेंस राइट के लिए मूवमेंट शुरू हुए, ये सारे वीमेंस अपने आप को एक जगह से एसोसिएट करने लगी। कहाँ से? वीमेन मूवमेंट्स से एसोसिएट करने लगी, अपने राइट्स के लिए जो फाइटिंग हो रहा था उससे एसोसिएट करने लगी। तो ये क्या हो गया? विद अवेयरनेस ना भी हो सकता है या लेस अवेयरनेस हो सकता है,
तो ऐसे कंडीशन में जब हम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ना हो, ऑर्गेनाइज्ड ना हो, तो हम इसको कह सकते हैं क्वासी ग्रुप्स कह सकते हैं। एज दिस एग्जाम्पल सजेस्ट क्वासी ग्रुप्स में will become social groups in time and in specific circumstances। यानी जो हमारा क्वासी ग्रुप्स है वो जो है एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस आने पे, एक स्पेसिफिक टाइम में आकर के वो सोशल ग्रुप्स भी बन सकता है। यानी क्वासी ग्रुप्स में ये कैपेसिटी है कि वो आने वाले समय में सोशल ग्रुप्स बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सोशल क्लास और कास्ट और कम्युनिटी मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्टिव बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे अलग अलग हमें कास्ट, क्लास, ट्राइब्स के लोग देखने को मिलते हैं, भले वो आपस में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एज ए सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एज ए सोशल ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन मान लो कोई एक लीडर आया और उसने बोला जो हम तुम्हारा लीडर बनते हैं, तुम लोग मेरे को लीडर चुनो और मैं तुम लोगों को पार्लियामेंट में तुम्हारा पार्टिसिपेशन दिलाऊंगा। अब वो सारे लोग स्ट्रक्चर्ड हो गए, अब सबका गोल एक हो गया, जो हमें पार्लियामेंट में और हमारे इलाके से हमारे लिए एक सीट चाहिए, पार्लियामेंट में अपना हमारा वॉइस कोई रख सके, उसके लिए हमें अपना जगह चाहिए। अब वो क्या हो गए, अब पॉलिटिकली वो सब इन्फ्लुएंस्ड हो गए लोग, और उनका आने वाले समय में हो सकता है जो एक सोशल ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर हो जाएंगे। For example, individuals belonging to a particular social class or caste, class or community may not be organized as a collective body. They may be yet to be infused with a sense of we feelings. But class and caste have over a period of time given rise to political parties. Likewise, people of different communities in India have over the long anti-colonial struggle developed an identity as a collectivity and group, a nation with a shared past and a common future. The women movements brought about the idea of women's group and organization. All these examples draw attention to how social groups emerge, change and get modified. कह रहा है तो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ज़रूरी नहीं वो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, जो क्वासी ग्रुप्स होते हैं वो भी आने वाले समय में जब उनके अंदर जो है फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आ जाए, फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस आ जाए, तो वो किसी सोशल ग्रुप्स को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन, जैसे हम अपने अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे राइटर का मानना है जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें नेशनलिज्म का जो है कोई कंसेप्ट नहीं था। वैसे बहुत सारे राइटर मानते हैं जो वो एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन कुछ का माना था जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है ये फीलिंग उस समय में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी लोगों के बीच में, ये उसके बाद डेवलप हुआ नेशनलिज्म, जो हाँ हम सारे लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और हमें इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में चाहिए। ये नेशनहुड का कंसेप्ट जो है उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। कुछ लोगों का मानना है जो नेशनहुड का कंसेप्ट जो है वो पहले से था लोगों के अंदर, तभी वो वॉर में आए थे। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तब लोगों को फील हुआ जो नहीं, इंडिया को एक नेशन के रूप में हमें एक नेशन चाहिए जिसमें जितने भी इंडियंस हैं वो एक होंगे, और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो इस देश से बाहर जाना चाहिए, और हमें अपना एक अलग पॉलिटी चाहिए, हमें अपना एक अलग फॉरेन पॉलिसी चाहिए, हमें अपना एक अलग इकोनॉमी चाहिए जिसमें कि हम लोग जो है जो इंडियंस हैं वो पार्टिसिपेट करें, वो डिसाइड करें। तो टाइम के साथ जो है जो क्वासी ग्रुप्स हैं वो जब उसके अंदर टुगेदरनेस की वी का फीलिंग आ जाता है, जब तक आई का फीलिंग होता है तब तक सोशल ग्रुप्स नहीं बनता है। जब फीलिंग ऑफ वी आ जाएगा जहाँ, वहाँ पे सोशल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें बहुत सारे वीमेन मूवमेंट्स देखने को मिले 1960s का जो दौर था उसमें हमें वीमेन मूवमेंट्स देखने को मिले, जहाँ पे कि एक ग्रुप ऐसा आया जो कि चाहता था हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, दूसरा ग्रुप आया जो बोलता था हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं चाहिए, हमें इक्वल राइट्स चाहिए, हम मेन के बराबर हैं, जिसे हम लोग रेडिकल फेमिनिस्ट, चूँकि सबसे पॉपुलर ग्रुप यही रहा, रेडिकल फेमिनिस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो क्वासी ग्रुप्स हैं, जो एग्रीगेट्स हैं, वो बाद में जाकर के अपना एक सोशल ग्रुप्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। और सोशल ग्रुप्स को हम पहचानेंगे कैसे तो पहले सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा ह्यूमन बीइंग, और उस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस होगा। जब किसी भी सोसाइटी में फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस होगा, जब किसी भी मास के अंदर फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस होगा, तो उसे हम एक सोशल ग्रुप के नाम से जानेंगे। सोसाइटी में जब भी हम सोशल ग्रुप्स की बात करेंगे तो हम लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस को देखेंगे, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ वी को देखेंगे।
अ सोशल ग्रुप कैन बी सेड टू हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक सोशल ग्रुप होने के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने ही चाहिए। पहला, परसिस्टेंट इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी, यानी लोगों के बीच में इंटरेक्शंस, लगातार इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि, और वो कंटिन्यूस इंटरेक्शंस होना चाहिए। दूसरा, अ स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंटरेक्शंस, यानी वो इंटरेक्शंस जो हो रहे हैं वो ऐसा ना हो जो आज हो रहा है कल नहीं हो रहा है, उसमें स्टेबिलिटी होना चाहिए, इंटरेक्शंस के अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए। यानी पहला इंटरेक्शन होना चाहिए, दूसरा इंटरेक्शन में स्टेबिलिटी होना चाहिए, तीसरा अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू आइडेंटिफाई विथ अदर मेंबर्स, दैट इज ईच इंडिविजुअल्स इज कॉन्शियस ऑफ दीज ग्रुप्स इटसेल्फ एंड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, रिचुअल्स एंड सिम्बॉल्स, shared interest, acceptance of the common norms and values, and a definable structure। इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसे हम याद रखेंगे। पहला, परसिस्टेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, दूसरा उसमें स्टेबिलिटी होना चाहिए, तीसरा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, जहाँ हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मेरा ये आइडेंटिटी है, हम इसके जो भी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं, सिम्बल्स जो भी है उस ग्रुप का, उस सब को हम भी मानते हैं, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। उस सब का एक शेयर्ड इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी नॉर्म्स, बस वही सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और उसी में दूसरा जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स, जो भी रिचुअल्स, जो भी वैल्यूज़ हैं, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉमन नॉर्म्स होना चाहिए, और एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी जब भी हम सोशल ग्रुप्स की बात करेंगे तो हम याद रखेंगे, हमें 6 फीचर्स याद रखने हैं। पहला, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना चाहिए, दूसरा इंटरेक्शन में स्टेबिलिटी होना चाहिए, तीसरा लोगों के बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, और जो भी कॉमन रूल्स रेगुलेशंस कस्टम्स हैं उसका, कॉमन नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लोगों के बीच में एक शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, और एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए उस ग्रुप का। इसे हम एक सोशल ग्रुप के नाम से जानेंगे। सोशल स्ट्रक्चर हेयर रेफर्स टू पैटर्न ऑफ रेगुलर एंड रेपिटेटिव इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, तो सोशल स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे कि उसका एक रेगुलर और रिपीटेटिव इंटरेक्शन हो लोगों के बीच में या लोगों ग्रुप्स के बीच में। सोशल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे यूज किया गया, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब यही हो गया, जो पहला जो हम बोले, जो एक परसिस्टेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, वही हो गया एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर हेयर रेफर्स टू पैटर्न्स ऑफ रेगुलर एंड रिपीटेटिव इंटरेक्शन, यानी ये जो रेगुलर और रिपीटेटिव इंटरेक्शंस लोगों के बीच में है उसका पैटर्न कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो 10 दिन जो है लोग बहुत मिल रहे हैं, फिर जो है 1 महीने बाद मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे इनके बीच का इंटरेक्शन कम होते जा रहा है, तो ऐसे को नहीं बोलेंगे। जब रेगुलर होगा और रेपिटेटिव जो है सो उसी तरीके से एक ही, जब ग्राफ इस तरीके से जाएगा या फिर इस तरीके से जाएगा, या तो इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं, या जैसा इंटरेक्शन है शुरू से लास्ट तक इंटरेक्शन में स्टेबिलिटी है, ऐसा फ्लक्चुएसन नहीं है इन लोगों के बीच के इंटरेक्शंस में, तो उसे हम सोशल स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। यानी एक नया टर्म हमें पता चला, सोशल स्ट्रक्चर। और जब भी हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शंस का पैटर्न है हम उसके बारे में बात करेंगे। और सोशल ग्रुप दस रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग पर्सन्स हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यूज एंड नॉर्म्स विद इन अ गिवन सोसाइटी। इसमें हमें तीसरा डेफिनेशन मिला, पहला सोशल स्ट्रक्चर का, और दूसरा डेफिनेशन हमें मिला सोशल ग्रुप का। तो सोशल ग्रुप किससे बोलेंगे, तो पीपल या ग्रुप्स, कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस इंटरेक्टिंग पर्सन्स, यानी जो ऐसे पर्सन्स जो कंटिन्यूसली उनके बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं और कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट है, कल्चर है, वैल्यूज हैं, उसको वैल्यू कर रहे हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट है। तो यानी और कुछ नहीं है, बस ये 6 फीचर्स जो हम लोग पढ़ें उसी को एक पैटर्न में सजा करके एक डेफिनेशन दे दिया गया। तो ये 2 डेफिनेशन हम याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया हो गया इस बुक से, वो ये पैराग्राफ हो गया। और इससे पहले का इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो हमने एक डेफिनेशन एग्रीगेट्स का डेफिनेशन पढ़ा था, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और जो फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा सोशल ग्रुप्स के क्या फीचर्स होंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग याद रखेंगे।
अब हम बात करेंगे ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं। एज यू रीड थ्रू दिस सेक्शन ऑन ग्रुप्स यू विल फाइंड दैट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव कैटेगराइज्ड ग्रुप्स इनटू डिफरेंट टाइप्स. What you will be stuck with, however, in that there is a pattern in the typology. In most cases, they contrast the manner in which people from group in traditional and small scale societies to that of the modern and large scale societies. As mentioned earlier, they were struck by the differences between close, intimate, face-to-face interaction in traditional societies and impersonal, detached, distant interactions in modern societies. However, a complete contrast is probably not an accurate description of reality. यानी ग्रुप्स को जब भी हम बांटेंगे तो हमें दो ग्रुप्स में बांटेंगे, पहला जो ट्रेडिशनल ग्रुप और दूसरा जो मॉडर्न ग्रुप है. जो ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और जो मॉडर्न ग्रुप्स हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसे हम जान लेते हैं. तो जब भी हम ट्रेडिशनल ग्रुप्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उनके बीच में क्लोज इंटरेक्शंस हैं, क्लोज हैं, इंटीमेट यानी बहुत ही क्लोज रिलेशन है और फेस टू फेस रिलेशन है. इंटरेक्शन जो है वो फेस टू फेस और डेली बाय डेली का इंटरेक्शन है. क्यों? क्योंकि वो स्मॉल सोसाइटीज़ हैं, बहुत कम लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनका इंटरेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. लेकिन आज का जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है इसमें हम एक सबसे पहले तो हम वर्ल्ड सोसाइटी के मेंबर्स हैं. आजकल इंटरनेट की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग बहुत सारे ऐसे जगहों से भी अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं जिसे हम लोगों ने डायरेक्टली देखा नहीं है, लेकिन अपने आप को वहाँ से एसोसिएट करके देखते हैं या अपने आप को उस ग्रुप का मेंबर महसूस करते हैं. तो हम कहीं ना कहीं उस ग्रुप का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंबर बन जाते हैं. तो आजकल जो है एक ह्यूमन बीइंग मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है, मल्टीपल सोसाइटीज़ से बिलोंग कर सकता है. और चूँकि हमारा सोसाइटी आज बहुत कम्प्लेक्स हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सबसे पहला जो क्लोज और फेस टू फेस रिलेशन है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, तो ये आज के समय में पॉसिबल नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है. बहुत जगहों पे जो छोटे एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉसिबल है. तो बिल्कुल ही हम इस चीज़ को डिटैच करके देखें जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता. जब कभी भी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगा. क्यों? क्योंकि आज भी फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो कॉमन फीचर्स हैं आज के सोसाइटी के, मॉडर्न सोसाइटीज़ के, तो वो इम्पर्सनल यानी फीलिंग ऑफ वी जो था वो आज कम हुआ है और जो इंडिविजुअलिटी है वो जो है ज़्यादा है. इम्पर्सनल फीलिंग जैसे है ना यहाँ पे क्लोज, तो आज है जो रिलेशन है लोगों का सोसाइटी में वो इम्पर्सनल है, डिटैच्ड हैं, डिस्टेंट इंटरेक्शंस हैं आज के सोसाइटी में. वैसे ही जो है अदर जो सोशोलॉजिस्ट हैं यानी बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से बांटने का कोशिश किया. कुछ लोगों ने जो ग्रुप्स को बांटा वो ट्रेडिशनली और मॉडर्न ग्रुप्स में, सोसाइटी में के ग्रुप्स में क्या डिफरेंसेस उसे देखने को. कुछ लोगों ने उसको बांटने का कोशिश किया प्राइमरी और सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स में. तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स में क्या है उसे देख लेते हैं. The groups to which we belong are not all of equal importance to us. Some groups tend to influence many aspects of our life and brings us into personal association with others. The term primary group is used to refer to a small group of people connected by intimate and face-to-face association and cooperation. The members of primary groups have a sense of belonging. Family, village, and groups of friends are example of primary groups. Secondary groups are relatively large in size, maintain formal and impersonal relationship. The primary groups are person-oriented, whereas the secondary groups are goal-oriented. Schools, government offices, hospitals, students, associations, etc. are example of the secondary groups. इसमें बताया गया जहाँ पे हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, जहाँ जो सोसाइटी, जो ग्रुप हमारे लाइफ को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है और क्लोजली इन्फ्लुएंस करती है उसे हम प्राइमरी ग्रुप मानेंगे. जैसे हमारा फैमिली हो गया, जैसे हमारा सोसाइटी हो गया, जैसे हमारा विलेज हो गया. लेकिन जिस ग्रुप के हम मेंबर तो हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो हमारे गोल से ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, तो वैसे ग्रुप्स को हम जहाँ से हम अपने आप को फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एसोसिएटेड फील नहीं करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी ग्रुप्स कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए जो वर्क प्लेस होता है वो हमारा सेकेंडरी ग्रुप हो गया. लेकिन जो फैमिली हो गया वहाँ का इंटरेक्शन तो हमारा डेली का और सारे लोगों से है, तो वो हमारा प्राइमरी ग्रुप हो गया.
अब नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन। The idea of comparing and contrasting the old tradition and agrarian way of life with the new modern and urban one in the term of their different and contrasting social relationship and lifestyle dates back to the writing of the classical sociologist. The term community refers to human relationships that are highly personal, intimate, and enduring. Those where a person's involvement is considerable, if not total, as in the family, with real friends or a close-knit groups. अब कम्युनिटी किससे बोलेंगे, यानी ये जो आइडियाज़ है कम्युनिटी का और सोसाइटी या एसोसिएशंस का। तो जब हम जो प्रिमिटिव सोसाइटी था, जो एंशियंट सोसाइटी था, और आज के सोसाइटी की बात करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल ओल्ड सोसाइटी था, जो एग्रेरियन सोसाइटी था, उसमें क्या था, तो जो भी लोग होते थे वो बहुत क्लोज होते थे, उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप होता था। वो एक ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो ट्राइब्स होते थे शुरुआती दिनों में, जो फॉर्मेशन हुआ, जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें जो ट्राइब्स होते थे वो कहीं ना कहीं आपस के खुद के ही जो किन्स हैं वही लोग हैं, या फिर बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स जो हैं वो लोग सारे मिल करके एक ट्राइब्स का फॉर्मेशन करते थे। वो सब आपस में रिलेटिव्स ही हैं, और वो सारे रिलेटिव्स मिल करके एक ग्रुप फॉर्म कर लिए, और वो ग्रुप जो है 15 लोग, 20 लोग, 50, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स एक साथ रह भी नहीं सकते थे, 30, 40, 50 लोग आपस में रहे। अब वो जा कर के एक जगह कहीं रह रहे हैं, फिर जैसे वहाँ के जो भी रिसोर्सेस हैं उसका उन्होंने यूज किया, वहाँ पे एग्रीकल्चर किए, वहाँ पे अपने जो भी पशु हैं उसका जो है उन्होंने उसको चारा वगैरह हुआ वहाँ पे, और कुछ समय के बाद वहाँ का जो रिसोर्सेस हैं वो ख़त्म होने लगा। फिर उसके बाद वो जितने भी 40-50 लोग थे वो उठ करके दूसरे जगह चले जाएंगे। जब वो ग्रुप देखेगा जो बहुत जो है जनसंख्या बढ़ रहा है, बड़ा होने लगा, तब वही ग्रुप जो है बाइफर्केट करके दूसरा ग्रुप बन जाएगा, उसमें से कुछ लोग अलग हो करके एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे। तो वो कम्युनिटी जिसमें सारे लोग बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं, लोगों के बीच में बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है, तो उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं। जहाँ पे सारे लोग एक साथ मिल करके जो भी काम कर रहे हैं उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है। अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो 40 लोग अगर हैं तो 40 के 40 लोगों का, अधिकतर लोगों का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट है उस काम को करने में, तो उसे हम कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। Community refers to human relationships that are highly personal, intimate and enduring. Those where a person's involvement is considerable, if not total, यानी बहुत ज़्यादा ही पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, as in the family, with real friends और close knit groups. इसे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश किया। सेकेंड है सोसाइटी और एसोसिएशन किसे बोलेंगे। सोसाइटी और एसोसिएशन रेफर्स टू एवरीथिंग अपोजिट टू कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के अपोजिट जितने भी चीज़ें हैं उसे हम एसोसिएशन बोल देंगे। इन पर्टिकुलर द अपेरेंटली इम्पर्सनल, सुपरफिशियल एंड ट्रांजिटरी रिलेशनशिप्स ऑफ द मॉडर्न अर्बन लाइफ, यानी जहाँ पे हम देख रहे थे कम्युनिटी में जो बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है, वहीं पे हम देख रहे हैं जो सोसाइटीज होता है या जो एसोसिएशंस होते हैं वहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। वहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप है वो सुपरफिशियल रिलेशनशिप है, ट्रांजिटरी रिलेशनशिप्स हैं, उसे हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ये सोसाइटी जो है ये हमारा एक न्यू टर्म है, ये मॉडर्न वर्ल्ड का टर्म है। और कम्युनिटी जो है, जब हम एंशिएंट की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के समय की बात करते हैं, तब हम बेसिकली कम्युनिटी की बात करते हैं। लेकिन आज हम जो जिस टर्म को यूज करते हैं वो सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है क्लोज रिलेशनशिप नहीं है लोगों के बीच में। रिलेशनशिप है, कॉमन इंटरेस्ट है, लेकिन उतना भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। क्योंकि आज एक ही व्यक्ति कई जो है सो चीज़ों से अपने आप को मतलब जोड़ करके देखता है। तो एक पर्सन कई सोसाइटी का मेंबर हो अपने आप को फील करता है, अपने आप को उस बहुत सारे सोसाइटी से खुद को जोड़ करके देखता है। तो ये सोसाइटी टर्म जो है या एसोसिएशन जो है ये एक मॉडर्न टर्म है, ये हमारे मॉडर्न अर्बन लाइफ का टर्म है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिक्वायर अ मोर कैलकुलेटिंग, rational and self-interesting approach to one's dealing with others. We make contracts or agreements rather than getting to know one another. You may draw a parallel between the community with the primary group and the association with the secondary group. यानी जो हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप,
तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्राइमरी ग्रुप है उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा, जो वहाँ पे बहुत ही क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप है, और जो हमारा कम्युनिटी है उसमें भी क्लोज, इंटीमेट और फेस टू फेस रिलेशनशिप है। तो प्राइमरी ग्रुप जो है वो पैरेलल है कम्युनिटी के, और जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं वो पैरेलल हैं हमारे सोसाइटी के और एसोसिएशन के। अब एक टर्म है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग मार्क्स एन इन ग्रुप। दिस फीलिंग सेपरेट्स अस और वी फ्रॉम देम और दे। Children belonging to a particular school may form an in-group as against those who do not belong to the school. Can we think of the other such groups? इन ग्रुप का मतलब हो गया जहाँ पे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, और जहाँ पे जो है सो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी चीज़ को, यानी वी और दे का फीलिंग जहाँ होता है वहाँ पे हम इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात करते हैं। जब हम वी का बात करते हैं तो वो हो गया इन ग्रुप, और जब हम दे का बात करते हैं, देम की बात करते हैं, तो हो गया आउट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल से बिलोंग करने वाले सारे ग्रुप इन ग्रुप हो गए, और अदर स्कूल से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो वो उनके लिए आउट ग्रुप्स हो गया। An out-group, on the other hand, is one to which the members of an in-group do not belongs. The members of an out-group can face hostile reactions from the members of the in-group. Migrants are often considered as an out-group, however, even here the actual definition of who belongs and who does not changes with time and social context. यानी कौन इन ग्रुप्स के मेंबर हैं और कौन आउट ग्रुप्स के मेंबर हैं, ये टाइम टू टाइम जो है सो चेंज होते जाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ माइग्रेशन का दिया हुआ है उसी का ले लेते हैं। ये एक पर्सन है, एक सिचुएशन लेते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस का, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं हिस्ट्री में जो जिस दिन हमें आज़ादी मिली, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान के साइड से इंडिया आए, ठीक है। उस समय के लिए जो लोग यहाँ से गए वो आउट ग्रुप हो गए, और जो लोग यहाँ रहे वो इन ग्रुप हो गए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान गए उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि वहाँ जाकर के अच्छा फील नहीं कर रहे थे। उसके बाद वो क्या किए, 1951 से पहले ही उस देश से वापस आ गए। जो हमारा सिटीजनशिप था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का सिटीजन कौन होगा, कौन क्या क्या कंडीशंस होंगे, ऐसे बहुत डिटेल्स में नहीं दिया हुआ था। हमारा आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप की बात तो करता है, लेकिन कौन कौन सिटीजन होगा हमारे देश का उसको डिसाइड करने का जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर। तो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने जब कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा उसके बारे में लिखा, तो एक पर्टिकुलर डेट दिया जी, इस डेट से पहले जो भी इंडिया में वापस आ गया वो इंडियन सिटीजन्स होगा। अब मान लेते हैं जी जो लोग यहाँ से वापस गए वो 1 महीने या 2 महीने के अंदर, या जो पर्टिकुलर डेट दिया गया था, मुझे पर्टिकुलरली वो डेट याद नहीं है सबसे पहला कौन सा डेट था, तो जो लोग यहाँ से वापस आ गए उस पर्टिकुलर डेट से पहले, तो फिर जो है अभी तक ये कौन थे, ये आउट ग्रुप के मेंबर्स थे। लेकिन जैसे ही ये वापस आए और इंडियन सिटीजन्स बन गए, इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गया, तो ये क्या हो गए, ये फिर से इन ग्रुप के मेंबर्स हो गए। यानी ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप ये सोशल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक इन ग्रुप का मेंबर आउट ग्रुप का मेंबर हो सकता है, एक आउट ग्रुप का मेंबर इन ग्रुप का मेंबर हो सकता है, वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। द वेल नोन सोशोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास, ये बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हुए, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, तो इनके बारे में हम याद रखेंगे। The well-known sociologist M. N. Srinivas observed while he was carrying out a census in Rampura in 1948 how distinctions were made between recent and the later migrants, he writes. बस उसी चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि हमारे देश में बहुत टाइम पे जो है सो माइग्रेंट्स आते रहे दूसरे दूसरे देशों से, और बार बार जो है जो इंडियन गवर्नमेंट्स है उसने कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा उसके बारे में बहुत बार जो है सो अपने लॉज लेकर के आती रहती है, अपने रूल्स लेकर के आती रहती है। जैसे कि 1971 से पहले जो आ गया, तो अगर उसकी माँ किसी दूसरे कंट्री के हैं और पापा इंडिया के हैं तो बच्चे किस कंट्री के सिटीजन माने जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इस तरीके से रूल्स लेकर के आती रहती है। तो एम एन श्रीनिवास जब रामपुरा विलेज में अपना एक स्टडी कंडक्ट कर रहे थे उस समय में उन्होंने देखा जो माइग्रेंट्स जो आए थे, जो बाद में माइग्रेंट्स आए थे, और जो माइग्रेंट्स थे किसी दूसरे कंट्री से आए थे लेकिन वो पहले आ चुके थे, अब वो यहाँ के सिटीजन बन चुके हैं जो माइग्रेंट्स थे, तो दोनों के साथ उन्होंने देखा जो जो लोकल्स हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इस चीज़ को उन्होंने अपने स्टडी में पाया। आई
heard villagers use two expressions, which I come to realize were significant. The recent immigrants were almost contemptuously described as neni, neni mone, बंदावार्तु, यानी वे लोग केम येस्टरडे और द डे बिफोर, वाइल ओल्ड इमिग्रेंट्स जो पहले आए हुए थे वर डिस्क्राइब्ड एज आर से इन द बांदोवुडू कम लॉन्ग एगो, यानी जो बहुत पहले आए हुए थे उन्हें एक अलग नाम से जो है सो डिनोट किया जा रहा था, और जो बाद में आए थे उन्हें अलग नाम से डिनोट किया जा रहा था, जबकि दोनों ही जो थे वो माइग्रेंट्स ही थे। तो क्या होता है, जो पहले आए होंगे वो अपने सोसाइटी में बहुत तरीके से जो है सो वो लोगों से इंटरेक्शंस बनाए होंगे, उनका लोगों के साथ जो इंटरेक्शंस है उसका एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा होगा, और जो बाद में आए होंगे उसका सोशल इंटरेक्शंस कम होगा, लोगों के साथ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जो है वो कम होगा, इससे लोगों का बिहेवियर भी जो है टुवर्ड्स देम अलग अलग है। तो एक इन ग्रुप का मेंबर बहुत आसानी से बन जाएगा जो पहले आ चुका है, और जो बाद में आया है माइग्रेंट्स उस पर लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम होगा और वो एक आउट ग्रुप के मेंबर के रूप में देखा जाएगा, जबकि दोनों ही जो है वो माइग्रेंट्स ही हैं। अब नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेफरेंस ग्रुप के बाद पीयर ग्रुप्स। बस ये दो टॉपिक आज कवर करेंगे। रेफरेंस ग्रुप, फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल देयर आर ऑलवेज अदर ग्रुप्स हुम दे लुक अप टू एंड एस्पायर टू बी लाइक, यानी हर ग्रुप के लिए एक ग्रुप ऐसा होता है वो उसके जैसे बनना चाहता है, उसके जैसे दिखना चाहता है, तो वो जो दूसरा ग्रुप है जिसके जैसे वो बनना चाहता है वो हो गया उसका रेफरेंस ग्रुप। बोलते हैं ना, जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे बुक से उससे पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिया रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस बुक बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एक सोसाइटी के लिए वो दूसरा एक ग्रुप के लिए वो दूसरा ग्रुप जिससे वो इंस्पिरेशन लेता है, जो उसको इंस्पायर करता है, जिसके जैसे वो बनना चाहता है, जिसके जैसे वो दिखना चाहता है, वो उसके लिए हो गया रेफरेंस ग्रुप। द ग्रुप हुज लाइफ स्टाइल आर एम्यूलेटेड आर नोन एज रेफरेंस ग्रुप। वी डू नॉट बिलोंग टू आवर रेफरेंस ग्रुप but we do identify ourselves with the group. Reference groups are important source of information about culture, lifestyle, aspiration and goal attainments. यानी रेफरेंस ग्रुप्स, कोई भी इंडिविजुअल अपने रेफरेंस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, वो हमेशा उसके लिए जो है एक सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, उसके लाइफ स्टाइल का, उसके कल्चर का, एस्पिरेशंस का और उसके गोल अटेनमेंट्स का, यानी उसके जो लक्ष्य हैं, उसके जो गोल्स हैं, उसके जो एस्पिरेशंस हैं, वो जो लाइफ स्टाइल्स हैं, वो उस चीज़ को अचीव करना चाहता है। यानी इसीलिए रेफरेंस ग्रुप्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं जहाँ से एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप इंफॉर्मेशन, कल्चर, लाइफ स्टाइल, एस्पिरेशन इस सब का जो है सो इंस्पिरेशन लेता है और वैसा वो बनना चाहता है। एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप कभी भी अपने रेफरेंस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि रेफरेंस ग्रुप वो होता है जैसा वो बनना चाहता है, यानी वो उस ग्रुप से अभी एसोसिएटेड नहीं है लेकिन अपने आप को वो कनेक्ट करके देख सकता है उस ग्रुप से। इन द कॉलोनियल पीरियड मेनी मिडिल क्लास इंडियंस एस्पायर टू बिहेव लाइक प्रॉपर इंग्लिशमैन। इन दैट सेंस दे could be seen as a reference group for their aspiring section। यानी इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जब कॉलोनियल टाइम था तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास थे वो अपने आप को अंग्रेज़ों की तरह दिखाना चाहते थे, उसके तरह इंग्लिश बोलना चाहते थे, वैसे लाइफ स्टाइल जीना चाहते थे, वैसे क्लोथिंग का स्टाइल करना चाहते थे। तो उनके लिए जो मिडिल क्लास लोग अंग्रेज़ों के जैसे दिखना चाहते थे, उनके लिए रेफरेंस ग्रुप कौन हो गया, अंग्रेज़। और वहाँ से वो नॉलेज गैदर करते थे, वहाँ से लोग वो इंफॉर्मेशन लेते थे और उन चीज़ों को वो अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते थे ताकि वो उनके तरह दिख सके, वो हो गया एक रेफरेंस ग्रुप। बट दिस प्रोसेस वाज gendered, that is it had different implications for men and women. Often Indian men wanted to dress and dine like the British men but wanted the Indian women to remain Indian in their ways, or aspire to be a bit like the proper English women but also not quite like her. Do you still find this valid today? इसमें क्या गया है, जो ये जो था रेफरेंस ग्रुप, इसमें भी जो है सो कहीं ना कहीं जेंडर एंटर कर गया था।
लोग जो मैन जो थे वो खुद को तो ब्रिटिश की तरह दिखाना चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिश वीमेन थी वैसे नॉलेजेबल हो जाए इंडियन वीमेंस वो ऐसा नहीं चाहते थे। उनके तरह ड्रेसअप करे या उनके तरह डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाए, ऐसा नहीं चाहते थे। यानी एक तरीके से हिपोक्रेसी की जो भावना है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। और आज भी बहुत हद तक हमें ये चीज़ अपने सोसाइटी में, अगर हम स्पेशली स्मॉल सोसाइटीज से आते हैं और रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और वैसे अर्बन एरिया में भी वैसे एग्जाम्पल्स हमें मिल ही जाते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे पीयर ग्रुप्स की बात। दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर आइदर ऑफ सिमिलर एज और हु आर इन अ कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उसे हम पीयर्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे सेम एज के होते हैं, जो सेम प्रोफेशन के होते हैं, वो हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं। और उससे जो हमारा कनेक्शन होता है, उससे जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जैसे प्राइमरी ग्रुप्स का इंटरेक्शन होता है वो यूजुअली वैसे ही होता है। हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में उनसे हमारा इंटरेक्शंस होता है, एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है। पीयर प्रेशर रेफर्स टू द सोशल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वंस पीयर ऑन व्हाट वन और टू डू और नॉट। और पीयर प्रेशर हो गया जो सोशल प्रेशर जो है सो हमारे पीयर्स के द्वारा हम पे डाला जाता है, वो पीयर्स प्रेशर हो गया एक सिंपल टर्म्स में। तो आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा लेंथी लेक्चर था। आज हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स के बारे में समझा, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका सही तरीके से रिवाइज करेंगे सारे टर्म्स को एक एक करके। लेक्चर लंबा हो गया समझाने के चक्कर में, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ही कम टर्म्स थे। तो 5-7 जो भी टर्म्स आए हैं उसका जो है सो टर्म और उसका डेफिनेशन लिख करके रख लेंगे और उसे बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स।